संख्यामान, उपमामान और 14 धाराओं। 14 धाराएं क्या है? ये 144 धारा वगैरह ये नहीं है। माने अलौकिक गणित में 14 धाराओं को आपको थोड़े संक्षिप्त में समझाना पड़ेगा। धाराओं के नाम है, मैं धाराओं के नाम बोलता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा आपको। सबसे पहले सर्वधारा, यानी कल्पना कीजिए कि 1 से 100 तक अपन गिनती मानते हैं, यानी यहाँ केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद तक गिनती है, इसलिए 1 से केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद अभी अपन 100 मान करके चलते हैं। तो जिसमें सब स्थान आते हैं उसका नाम है सर्वधारा। 1 2 3 4 5 6 वगैरह। सर्वधारा के बाद एक समधारा होती है जिसमें 2 4 6 8 10 12 ऐसे सम स्थान आते हैं, 50 होते हैं। और बीच में जो बचते हैं वो विषम धारा, 1 3 5 7 9 11 वगैरह, ये विषम धारा के स्थान है। समधारा के भी 50, विषम धारा के भी 50, दोनों मिल करके सर्वधारा हो जाती 100। 3 धाराएं हो गई, सर्वधारा, समधारा और विषम धारा। इसके बाद कृति धारा आएगी, कृति धारा के बाद अकृति धारा, फिर घन धारा, अघन धारा, फिर कृति मात्रिक धारा, फिर अकृति मात्रिक धारा, फिर घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा। ऐसे 11 धारा हैं। इसके बाद 3 बहुत उपयोगी धारा है, विरूप वर्ग धारा, विरूप घन धारा और विरूप घनाघन धारा। अब अभी आपको सर्वधारा हमने बताई, समधारा बताई, विषम धारा। कृति का अर्थ संस्कृत शब्द है कृति, उसका अर्थ है वर्ग। हम वर्ग करें, 1 का वर्ग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। 2 का वर्ग, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो ये कृति धारा के स्थान है। बाकी जो शेष बच गए 10 स्थान कृति धारा के, और जो बीच में जितने स्थान बचे वो सब अकृति धारा के 90, दोनों को मिलाएंगे तो सर्वधारा हो जाएगी। घन धारा, 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। अब हम 5 का घन करने जाएंगे तो 100 से ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें घन धारा के 100 में कितने स्थान मिले? 1, 8, 27 और 64। ये 4 स्थान जो है घन धारा के। बाकी शेष जो 96 बचे हैं वो सब अघन धारा के स्थान है। दोनों को मिलाएंगे तो सर्वधारा हो जाती है। अब चलेंगे आप कृति मात्रिक धारा। कृति मात्रिक का अर्थ है कि हम जिनका वर्ग करेंगे 100 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। 1 का वर्ग करेंगे नहीं जाएंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। इसे 10 तक का वर्ग करेंगे हम तो 100 होंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 100 से ऊपर चले जाएंगे। इसलिए 1 से 10 तक के स्थान है वो कृति मात्रिक धारा के स्थान है, और 11 से लेकर के 100 तक के स्थान है वो अकृति मात्रिक धारा के स्थान है। दोनों मिला लेंगे तो सर्वधारा हो जाएगी। इसी प्रकार घन मात्रिक धारा और अघन मात्रिक। घन मात्रिक 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। 1 2 3 4 स्थान ये घन मात्रिक धारा के स्थान है, और 5 से लेकर के 100 तक के जितने स्थान है वो सब अघन मात्रिक धारा के स्थान है। ये उदाहरण मात्र हो, ये तो समझाने के लिए। ये 11 धाराएं हो चुकी। अब 12वीं 13वीं 14वीं वीरू वर्ग धारा। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग करते जाइए। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65, माने 65,000 से अधिक। और फिर 65 का वर्ग करेंगे तो 12 10 अंक प्रमाण आ जाए, उसका वर्ग करेंगे तो 31 20 अंक प्रमाण हो जाए। वर्ग का वर्ग करते जाइए। ऐसा
संख्यात में ऐसा अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तब जाकर के कहीं केवल ज्ञान आता है। वीरू वर्ग धारा में बहुत अच्छा 50 स्थानों की गिनती दी है, बहुत ही अच्छा। कितने वर्ग स्थान जाने पर जीवों की संख्या आती है, फिर कितने वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल राशि का परिमाण आता है, फिर कितने वर्ग स्थान जाने पर यानी काल के समय आते हैं, फिर कितने वर्ग स्थान जाने पर आकाश के प्रदेश आते हैं, फिर कितने वर्ग स्थान जाने पर धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आते हैं, कितने वर्ग स्थान जाने पर वो पर्याय ज्ञान है सबसे थोड़ा छोटा, उसके अविभाग प्रतिच्छेद आते हैं। और कितने वर्ग स्थान हम जाएंगे तब जाकर के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद आता है। विरूप वर्ग धारा को समझना बहुत आवश्यक है। विरूप घन धारा का अर्थ क्या है? दो का हम पहले घन करेंगे, दो का घन करेंगे 8, फिर 8 का फिर वर्ग करते जाएंगे। वहाँ पहले हमने 2 का वर्ग किया था 4, यहाँ अब 8 का वर्ग करेंगे हम 64, ये पहला स्थान है। फिर 64 का वर्ग करेंगे दूसरा, फिर जो आएगा उसका तीसरा, चौथा, ऐसे करते जाएंगे तो ये विरूप घन धारा कहलाती है। विरूप घना घन धारा कौन सी कहलाती? 2 का हम पहले घन करेंगे, फिर घन का घन करेंगे। 2 का घन हमने 8 किया, 8 का घन 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 512। अब 512 का हम वर्ग करेंगे, ऐसे वर्ग का वर्ग करते जाइए, उसको कहते हैं घना घन धारा। विरूप वर्ग धारा में शास्त्रकारों ने 50 स्थान बताए, बहुत सुंदर। विरूप वर्ग धारा, विरूप घन धारा में भी लगभग कितने 18 स्थान का वर्णन आया। विरूप घना घन धारा में 36 स्थानों का वर्णन आया। बहुत ही इससे ये बात समझ में आती कि कौन की संख्या कहाँ आती है, इन धाराओं का भी समझना बहुत उपयोगी है। जो भव्यात्मा इन धाराओं का ज्ञान कर लेता है उसको बड़ा आनंद आता है। यद्यपि अपने को केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी केवल ज्ञानियों ने जो वर्णन किया बताया उसका हमको आने इसके माध्यम से ज्ञान होता है और बड़ा आनंद आता है। कितने वर्ग स्थान देखो। इसलिए विरूप वर्ग धारा में अभी आपको बताया नहीं, 6ठा वर्ग स्थान एकठी प्रमाण अर्थात द्वादशांक के अक्षर अपुनरुक्ताक्षर, एक कम द्वादशांक के अपुनरुक्त अक्षर होता है, जिसको 64 मूल वर्ण है। उसमें प्रत्येक भंग द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि उस द्वादशांग में 64 अक्षरों का एक वर्ण है, 63 अक्षरों का मिला हुआ कई वर्ण है, 62 अक्षरों के सैकड़ों वर्ण है। ओहो हो, 61 अक्षरों का मिला हुआ। आप जीव कांड में देखेंगे मूल वर्ण 64 बताए, 27 स्वर बताए, 33 व्यंजन बताए और अनुस्वार विसर्ग, और क ख के पहले जो हंस पद आता है उसको जिब्बा मूल्य और प फ के पहले जो आता है उसको उपपद मान्य कहते हैं। ये कुल मिला करके 64 वर्ण होते हैं। 33 व्यंजन का मतलब अर्थात कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 25 अंतस 4 उष्मान के 4 कुल 33 और 27 स्वर का मतलब अ ई उ री ली ए आई ओ आउ, ये 9 है। इनका रस्व उच्चारण ज्यादाकार लगता है, दीर्घ और प्लुत तो नोत, ये 27 स्वर हो जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग और जिब्बा मूल्य रूप उपदमानी 64 वर है। इनके प्रत्येक संग प्रत्येक भंग द्विसंयुग त्रिसंगी आदि सब मिलाकर के अक्षरों का अपुनरुक्त अक्षरों का प्रमाण एक कम इकट्ठी प्रमाण अर्थात विरूप वर्ग धारा का 6ठा स्थान 20 अंक प्रमाण आ जाता है। इकट्ठी का मालूम जिनके प्रारंभ में 1 8 आदि में, इसलिए उसका नाम इकट्ठी रखा है। बादाल 42 अर्थात 42 जिसके आदि में, इसलिए उसको बादाल कह दिया। पनट्ठी 65 जिसके आदि में, इसका नाम पनट्ठी, ऐसी संज्ञाएं होती है। इस प्रकार ये 14 धाराएं बहुत ही उपयोगी है। इनके द्वारा इतना अच्छा ज्ञान आता है। कौन धर्म में आपसे अगर एक छोटी सी बात अपन चिंतन करते हैं, 24 तीर्थंकर
कौन सी धारा में आज? सर्वधारा में तो आएंगी ही, लेकिन समधारा में आते कि विषम धारा में? 24 तीर्थंकर समधारा में आई, 16 कारण भावना समधारा में आई, 10 लक्षण धर्म समधारा में आती, और अष्टानिका के 8 दिन समधारा में आते हैं, लेकिन 9 पदार्थ विषम धारा में आते, पंच परमेश्वरी विषम धारा में आते, रत्नत्रय विषम धारा में, भक्तमार्ग के 48 काव्य समधारा में आते हैं। किस में आते हैं? कौन किस में आते हैं उसको बड़ा आनंद आता है। समधारा में कौन कौन आते हैं? बहुत से लोग कहते हैं समधारा कौन अच्छे और कौन बुरे। हम आपसे पूछे 24 तीर्थंकर समधारा में आ रहे। वेदी में व्यवहार में माना जाता है कि भाई 2 प्रतिमा नहीं, 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, यानी विषम होने चाहिए, सम नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक मानी बात है, व्यवहार का होना चाहिए, परंतु समधारा भी बुरी नहीं है, असमधारा भी बुरी नहीं है। आप देखो, हमने बताया नहीं आपको, 4 आराधना समधारा में आ रहे हैं, कितनी अच्छी है। रत्नत्रय विषम धारा में अच्छा है। मान लो पंच परमेश्वरी विषम धारा में आएगा, अच्छे के बुरे, और पंच पाप विषम धारा में आ रहे हैं, वो बुरे हैं। तो वस्तु स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। 15 प्रमाद विषम धारा में आ रहे, 15 योग विषम धारा में आ रहे, 14 गुणस्थान समधारा में आ रहे, 14 मार्गना समधारा में आते हैं। तो समधारा और विषम धारा सब अपने अपने स्थान पर है, कोई अशुभ शुभ नहीं है। व्यवहार अलग बात है, लेकिन परमार्थ तो ऐसा है। इसलिए इन धाराओं का ज्ञान होना भी परम। वीर वर्ग धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद है। वीर वर्ग धारा का अंतिम, बाकी जो विरूप घन धारा है, विरूप घना घन धारा है, ये केवल ज्ञान से नीचे, उनका आगे करे तो वो केवल ज्ञान के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए उनको उनका आखिर स्थान केवल ज्ञान से कम अपने मान करके चलते हैं। इन धाराओं को भी समझना बहुत जरूरी है, और इन धाराओं का ज्ञान हो जाए तो भी आनंद आनंद है वस्तु स्वरूप का। ओम नमः, ओम नमः।